हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा आज जो हम एक तो 10th के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, ठीक है, और लगभग ये है कि 2 महीने का समय बीच में रह गया। तो एक मोटा मोटा सा हम क्या कर रहे हैं, आज मैथमेटिक्स के जितने भी रूल्स हैं, 10th क्लास के मैथमेटिक्स के जितने भी रूल्स हैं, आपको एक वीडियो में मैं उसको पूरा करने का आज प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि इसमें एक आधा फॉर्मूला छूट भी जाए, लेकिन वो हम केवल ये रिवीजन कर रहे हैं। आपने पूरे साल के साल जो ट्यूशन पढ़ा है, जो आपने भी क्लासेस में पढ़ा है, आपने कहीं कोचिंग में किया है, तो जहाँ कहीं भी आपने कुछ भी पढ़ा है उन सब का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो एग्ज़ाम में आने ही आने होते हैं, ठीक है। तो आज हम चलते हैं उन फार्मूले की ओर, देख लेते हैं पहला फार्मूला क्या है। चैप्टर वाइज लेंगे बेटा, चैप्टर वाइज हम इन फार्मूलों को करेंगे। जैसे कि हमारा पहला फार्मूला क्या है, पहले पार्ट से ही ले लेते हैं। पहला पार्ट है हमारा, सबसे पहला जो चैप्टर होता है हमारा, वो होता है हमारा वास्तविक संख्याएं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? वास्तविक संख्या। 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ये यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती क्या है, उसको हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी कि पूरे अंक जो अपने आप में एक होल्स नंबर होते हैं, यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक पूरा अंक होता है। ए और बी दिए रहने अद्वितीय पूर्ण संख्याएं पी और आर विद्यमान है, ठीक है। पी और क्यू जो है, क्यू और आर विद्यमान है। इसे कैसे लिखते हैं? जैसे आप बेटा एक तो करते हैं, फॉर्मूला होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसको हम देखते कैसे हैं? इसमें क्या होता है, जो हमारा जीरो होता है, जो हमारा जीरो होता है बेटा जी, तो ये जीरो नहीं है, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, हमारा ये जीरो ही होता है बेटा। ये आर की जो वैल्यू है, जो आर है हमारा, जो शेषफल हमारा बचता है, जो शेषफल हमारा बच जाता है, वो हमारा जो है जीरो जो है, आर जो है ना, वो जीरो से बड़ा तो होना चाहिए या बराबर हो जाए, लेकिन वो कभी भी क्या है, जीरो से क्या नहीं हो सकता, जीरो तो हो ही नहीं सकता। अब ये मान लें कि जब शेषफल नहीं बचेगा तो अब जीरो कैसे रह जाएगा। जैसे हम संख्या ले लेते हैं, जैसे हम संख्या ले लेंगे, हम 7 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, तो हमारा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा भाज्य, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा भाजक, ये हो जाएगा हमारा क्या, भागफल, और ये क्या हो जाएगा हमारा शेषफल। तो शेषफल जो है ना हमारा बेटा, शेषफल इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। सॉरी, मैं उसके लिए कहता हूँ कि शेषफल हमारा जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि शेषफल जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, दूसरा इसका, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यदि इस चैप्टर में आ जाए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, तो उनका क्या होता है, उन दोनों का हम लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ होता है हमारा महत्तम समावर्तक, ठीक है, महत्तम समावर्तीय। इसके आप इंग्लिश में एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाई कॉमन फैक्टर। तो हाई कॉमन फैक्टर यानी कि क्या लेंगे, मैश है, और उन्हीं संख्याओं का लैश है बराबर किसके होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल हो जाता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट दूसरे की ओर। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, परिमेय संख्याएं। जो दूसरा चैप्टर जो है हमारा, वो क्या है, परिमेय संख्याएं। उन परिमेय संख्याओं को हम कैसे ले लेते हैं बच्चा, देखो पहला फॉर्मूला इसमें क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। भाई पी अपॉन क्यू के रूप में उन्हें लिखा जा सकता है। आप जितनी भी बट्टे में संख्या होती है ना, आप बोलते हैं 5/3 जी, 7/3, ये सब हमारी परिमेय संख्याएं होती है। बस एक चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है, वो चीज़ है क्या बेटा जी, क्यू हमारा जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो हमारा हर जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारा 0 हो जाएगा तो सारी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो पूरी संख्या में अगर 0 हो जाती है तो वो हो जाता है हमारा पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0 से स्टार्टेड होती है वो।
तो हमारा क्या होता है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है। उन्हें यहाँ परिमेय संख्या कहा जा सकता है, जहाँ पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि जो ये है ना, पी और क्यू, ये दोनों एक दूसरे की सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी कि हम इनको कह सकते हैं कि एक दूसरे की सहभाज्य संख्या है, यानी कि दोनों एक दूसरे से केवल एक दो कॉमन हो सकता है, या तो स्वयं से कट सकती है या वो एक से कट सकती है। क्लियर होगी चीज़ें। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है इसके लिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। जो परिमेय संख्या का प्रसार होता है ना, जब हम उसे दशमलव में के रूप में मतलब लाने का प्रयत्न करते हैं, परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव के रूप में लाने का प्रयत्न करते हैं तो वो दो कंडीशंस में जाता है, या तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा या वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। वो कैसे हम इसको देखेंगे उस चीज़ को। दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव होता है। अशांत आवर्ती यानी कि कोई संख्या कभी तक मतलब अंत तक ना कटे, यानी कि अनंत तक कटती हुई जाए। जैसे हम बात कर लेते हैं भाई, हम 2 को उसके भाग कर लेते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6, एक चला जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 तिया 9। इस चीज़ का कोई अंत है क्या? तो इस चीज़ का कोई अंत नहीं है ना, तो अनंत तक ये कटती हुई जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या, ऐसी कंडीशन में होता है हमारा शांत अशांत दशमलव प्रसार, या इसको ऐसे बोल देंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर होगी चीज़ें। दूसरी तरफ क्या होता है, यदि पूरी वो कट जाए, हम जैसे मैं इसको 7 को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ बेटा, 2 तिया 6, एक आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। देखो पूरा कट गया ना भाई, पूरा कट गया। तो जब पूरा हमारा संख्या कट जाती है तो वो हमारा होता है शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार बेटा जी, वो हमारा हो जाता है। इसमें तीसरी तरफ बढ़ते हैं हम। परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू का दशमलव प्रसार शांत दशमलव कहलाता है। कब शांत दशमलव कब कहलाता है? जब क्यू यानी कि हर, बेटा मैंने पूर्व अभी बताया ना पी अपॉन क्यू, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m रूप में का हो सकता है। या तो 2 हो भाई हर में, या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो, या दोनों हो, 2 भी हो और 5 भी हो। घात से हमें फर्क नहीं पड़ता, उनकी घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकती है। या तो केवल मतलब 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, वे सभी हमारे क्या कहला जाते हैं? दशमलव प्रसार कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाता है? दशमलव प्रसार। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं बच्चा। तो वास्तविक संख्या का एक लास्ट फॉर्मूला है बेटा जी हमारा, जो फोर्थ है। तो फोर्थ फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें लास्ट करेंगे इसको। परिमेय संख्याएं पी अपॉन क्यू रूप का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। कब कहलाता है वह अशांत? जब उसकी घात 2 की पावर n गुना 5 की पावर m ना हो। इन दोनों के अतिरिक्त और कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे हम ले लेंगे भाई 3 की 5 3 की घात ले लेंगे कुछ भी, और 7 की घात, मतलब कहने का ये है कि इन दोनों से अलग और कोई भी संख्या यदि आ जाती है नीचे हर में की बात कर रहा है, हर में यानी कि क्यों की वैल्यू, क्यों के अभाज्य गुणनखंड, इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी आ जाते हैं तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। क्लियर होगी चीज़ें। यहाँ पे वास्तविक जो संख्या होती है उसके फॉर्मूले को हम करते हैं समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद। इस बार के टॉपिक्स में ये है नहीं, लेकिन हमें पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाले जो सिलेबस होगा, जो आने वाली वीडियोस हम इसमें बना रहे हैं, तो शायद एक ही वीडियो सबके लिए चल जाए, क्योंकि इस बार 30% कोर्स कम की वजह से ये हटा दिया गया है। लेकिन आने वाले समय के लिए तो ये है, और आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी भी चाहिए। ठीक है ना, आप 10th में हो। तो बहुपद होता क्या है? सबसे पहले तो ये है पी एक्सेस को डिनोट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, बहुपद की घात की हम बात करते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एक्स की जो हाईएस्ट जो इसकी घात होगी, जो सबसे हाईएस्ट इसकी घात होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यानी कि बहु का मतलब होता है बहुत, पद का मतलब पद, यानी कि बहुत बड़ा पद, सबसे बड़ा पद जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है, वो इसमें होता है। हम इन्हें 3 तरह से प्रदर्शित किया करते हैं।
तीन तरह से इनको दर्शाते हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है, x की उच्चतम घात कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में उच्चतम घात कितनी होती है बेटा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, द्वि का मतलब 2 होता है। द्विघात की जो उच्चतम घात होती है वो होती है हमारी 2। और त्रिघात बहुपद की जो उच्चतम घात होती है, किसकी, त्रिघात, त्रि का मतलब 3 से होता है। त्रिघात बहुपद की जो उच्चतम घात होती है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी बच्चा। ठीक है, इसका सेकंड है हमारा किसी बहुपद के शून्यांक या गुणांकों में संबंध। शून्यांक होंगे या गुणांकों में, शून्यांक होते हैं, इनको मूल भी आप बोल सकते हैं। किसी भी बहुपद के 2 मूल हो जाते हैं। ठीक है, जब हम उनको किसी विधि से हम हल करने का प्रयत्न करते हैं तो उसके 2 शून्यांक आ जाते हैं। कौन कौन से, यदि हम उन्हें मानो बहुपद ax² + bx + c है तो उनके शून्यांक अल्फा व बीटा है। अल्फा और बीटा हमने इसके 2 शून्यांक मान लिए, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा + बीटा बराबर -b/a। -b क्या हो जाता है, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये है ना हमारा -b, तो -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि x के गुना में जो है, ठीक है, और x² के गुना में जो है उसकी वैल्यू नीचे रख देंगे। दूसरा क्या है हमारा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। वो क्या हो जाएगा हमारा अचर पद। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं, c/a होता है यानी कि अचर पद अपॉन x² का गुणांक, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अब यदि इन दोनों चीज़ों को आपको पता है, अब वो आपसे पूछने लगे कि बहुपद बता दीजिए क्या होगा जी। आपसे सीधी सी भाषा में बोल रहे कि जी आपको हमने मूलों का जो यानी कि शून्यांकों का योगफल दे दिया और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया, तो आप हमें ये बता दीजिए कि बहुपद बनेगा किस तरह से। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या रखे थे बेटा, फॉर्मूला होता है यदि बहुपद के शून्यांक यानी कि मूल अल्फा व बीटा दिए गए हो तो जो बहुपद का जो हम बहुपद जो बनाते हैं उसका जो समीकरण हम तैयार करते हैं वो होता है हमारा x² माइनस मूलों का योगफल और कोष्ठक में रख के इसको बाहर लिख देते हैं इसके x प्लस मूलों का गुणनफल। इसके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे गुणनफल का चिन्ह होता है इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये बहुपद का मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्मूलेज ये है कि इनको पढ़ना बहुत अच्छा है, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो विशेषकर आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे तो उन सभी में एक आधा क्वेश्चन बहुपद से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो इसका लास्ट फॉर्मूला क्या है बेटा, इसके लास्ट फॉर्मूला होता है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम, यदि px व gx कोई 2 बहुपद जहाँ qx नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी पीछे मैं एल्गोरिथम वाला एक और उससे करा था, यूक्लिड एल्गोरिथम वाला ही सबसे पहले चैप्टर में था, वास्तविक संख्या में बिल्कुल सेम कंडीशन वही है। p हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी संख्या को भाग करूँ तो सबसे पहले तो हम यही ले लेते हैं कि px इक्वल टू क्या हो जाएगा, gx गुना qx बराबर प्लस rx, यानी कि हम किसी संख्या को भाग करें। मैंने अभी एक एग्जांपल भी बताया था आपको कि हम इसको 3 से भाग करेंगे बच्चा, तो 3 दूनी 6, ये हमारा बच जाएगा 1, तो ये तो हो जाएगा हमारा भाज्य, यानी कि इसको बोलते हैं हम px। तो ये हमारा px हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा भागफल, इसको हम gx बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा भाजक, ये हमारा qx हो जाएगा, और जो ये होता है ये हमारा होता है प्लस rx, यानी कि शेषफल। शेषफल को हम हमेशा काय में रखते हैं, प्लस में इसको रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बहुपद हो जाता है हमारा यहाँ पे खत्म, बहुपद हो गया हमारा यहाँ खत्म। आई होप कि इसमें जितने भी फॉर्मूले थे मोटे मोटे मैंने आपको सब कुछ करा दिए। भैया ये उन्हीं के लिए चीज़ें चल रही है जो पीछे से मैथ पढ़ते हुए आए हैं,
नए बच्चे को थोड़ी सी इसमें दिक्कत आएगी, वो अगर एक बार अच्छे से किताब से पढ़ ले और उसके बाद वीडियो देखे तो ही उसको समझ में आएगा। आई होप कि आप जो है इन चीज़ों को एक बार अपने रूटीन में रोज़ कंटिन्यू इन चीज़ों को दोहरा ले जल्दी जल्दी से। मैथमेटिक्स का आपका एग्ज़ाम भी शायद नज़दीकी आने वाले हैं। तो फोर्थ लेसन है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक युग्म बिल्कुल बहुपद के है, बिल्कुल बहुपद ही है, लेकिन बहुपद से अलग हटके क्यों है? बहुपद से अलग हटके इसलिए है क्योंकि इसके इक्वल टू में 0 आ जाता है और क्या हो जाता है इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी। क्या होता है? वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का व्यक्त किया जा सकता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का व्यक्त किया जा सकता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है? सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण एक सरल रेखा बनाते हैं, यानी कि एक सरल रेखा बनाते हैं। जब आप इसका ग्राफीय विधि नहीं करते बच्चा तो ये बिल्कुल सीधी रेखा बनाते हैं। सरल रेखा यानी कि जब हम इसे ग्राफीय विधि से इसको करेंगे, जितने भी हमारे इसके क्वेश्चन है ग्राफीय विधि में आते हैं 2-4 सवाल, एग्ज़ाम में भी 1-2 आ जाता है। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। तो क्या हो जाता है इसमें जो हमारी रेखा प्राप्त होती है ना बच्चा, वो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा होती है जो बिल्कुल सीधी हो, कहीं से भी मुड़ी हुई ना हो और उसमें एक वक्र टाइप कहीं भी ना हो। समझ में आ रही है ना बात? तो एक सरल रेखा इसमें हमेशा हमें प्राप्त होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो तीसरा क्या हो जाना है? यदि दो सरल रेखाएं के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी कि आपको इसमें दो तरह की समीकरण दे देगा। a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई भी चर पद आ सकता है, कोई भी अचर पद आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या हमारी इसमें आ सकती है। बट खेल एक इसमें ये रहेगा कि x और y हमारे बिल्कुल जहाँ जो के त्यों उसमें रखे जाने हैं। x और y जो के तो हमारे उसमें रखे जाने हैं। और हम इनको खेलते कैसे है बच्चा? तो अगर हमारा पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा? पहली कंडीशन में क्या है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद, अच्छा इन चीज़ों को भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है कि प्रतिच्छेद क्या होता है। इसमें इस तरह से होता है, देखो बच्चा, प्रतिच्छेद तो ये होता है यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद का मतलब है दोनों एक दूसरे को काटे कहीं ना कहीं पे। एक कंडीशन मैं पहले इनके बारे में आपको बता दूं। एक होती है समपाती। समपाती का मतलब होता है एक ही पर, यानी कि एक रेखा के ऊपर एक रेखा, एक रेखा के ऊपर एक रेखा, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही खींची जाए, उसको बोलते हैं हम समपाती। तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारी? समांतर। तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है? समांतर, यानी कि दोनों संख्याओं दोनों रेखाओं उसके लिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब होता है जैसे रेलवे लाइंस होती है ना, उनकी पटरियों पे जैसे पहिया घूमता है, भाई एक दूसरे को कभी मिल जाएगी क्या? वो नहीं मिलेगी ना। तो ये हमारी हो जाती है बच्चा समांतर रेखाएं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो पहली कंडीशन से क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत युग्म अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? यानी कि अगर जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि ये वाला और a1-a2 का जो रेशो है वो b1-b2 के रेशो के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि समीकरण हमारी किस प्रकार की है? प्रतिच्छेदी रेखाएं है, संगत युग्म है और अद्वितीय हल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। क्लियर होगी चीजें। दूसरी कंडीशन में समपाती रेखाएं संगत युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त क्या है? इस चीज को भी हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क्या होता है बेटा? यदि हमारा a1-a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, नहीं, दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर ये दो बराबर है तो फिर आपको तुलना करनी होगी C1 और C2 की भी, क्योंकि आप ये बोलोगे सर आप तो इसमें भी बराबर बताए हो, इसमें भी बराबर बताए हो, तो ऐसा नहीं हो सकता।
आपको A1 और A1 A2 B1 अपॉन B2 भी बराबर होना चाहिए और C1 अपॉन C2, यानी कि तीनों में अगर इक्वल अनुपात है, तीनों में A1 B1 और C1 तीन संख्याओं को आप रखने के बाद सभी में अनुपात बड़ा इक्वल है तो वे हो जाएगी हमारी समपाती रेखाएं, संगत युग्म और अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। कब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2 के। दूसरी बात, तीसरी बात हमारी क्या हो जाएगी, यदि दोनों रेखाएं समांतर है, इस तरह की यदि रेखाएं हैं और वे असंगत भी होगी, उनके अनेक हल भी होते हैं, तो वे क्या हो जाएगी, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 तो वे होंगी। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 का उनका रेशो तो इक्वल होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू मैंने लिख दिया है C1 अपॉन C2 कि C1 अपॉन C2 यदि नहीं होगा तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या बोलेंगे कि जिस जो हमारी समीकरण है वे समांतर रेखाएं हैं दोनों और असंगत है और उनके अनेक हल है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसमें एक फॉर्मूला और है, उसकी ओर भी आगे हम चल जाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चले। तो इसका लास्ट फार्मूला हो जाता है 4a। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं। कौन सा है, यदि नाव x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दोनों नदी का बहाव भी उसी ओर हो और जो नाव भी उसी ओर जा रही है, यानी कि नदी का बहाव भी और नदी जो नाव की चाल भी उसी ओर जा रही है, तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल, यानी कि नाव भी उसी ओर जा रही है। बस सीधी सी बात है, अगर सपोज करो आप किसी जगह जा रहे हैं, ठीक है, आप साइकिल से जा रहे हैं, आपके पीछे से हवा आ रही है, तो आपकी चाल घटेगी या बढ़ेगी। आई होप कि आपको सीधी सीधी बात समझ में आ गई होगी कि चाल जो है ना उसकी बढ़ जाएगी। भाई धारा मतलब जो हवा भी बह रही है और साइकिल भी चल रही है, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि नाव x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक और को बह रही है और उसके विपरीत क्या हो रहा है, नदी की चाल है, उसके विपरीत क्या है, नदी की चाल है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह देते हैं कि नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, यानी कि नाव जो है सामने से हवा आ रही है, आप इधर से साइकिल लेके जा रहे हो, तो आपकी जो चाल है वो घटेगी ना। भाई सीधी सीधी जी बात है, घटनी तो है, आपको ज़्यादा प्रेशर आपको देना पड़ेगा साइकिल पर जो है। तो नाव की धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होगी। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ जाता है वो होता है हमारा द्विघात समीकरण। इसका रूप आप जानते हैं एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या रूप होता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 रूप की समीकरण होती है। इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि द्विघात का मतलब होता है दो घात वाला, यानी कि जिसमें x की घात कितनी हो, 2 हो। ये भी 0 चल जाएगा और ये भी 0 चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप केवल द्विघात की हम बात कर रहे हैं तो फिर ये जो है ना, आपको इसकी एक्स स्क्वायर की घात जो है कभी शून्य नहीं होनी चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर होना ही होना चाहिए। अगर आप सीधे सीधे से मैं ऐसे लिख दूँ ना ए एक्स स्क्वायर, तो ये भी बच्चा हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारी द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा होता है द्विघात समीकरण के शून्यांक। द्विघात समीकरण के जो शून्यांक होते हैं वही द्विघात समीकरण के मूल भी कहलाते हैं। द्विघात समीकरण के जो शून्यांक है वही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं हमारे। क्लियर है चीजें। तीसरा क्या है, द्विघात हल करने की विधियां। द्विघात हल करने की 3 विधियां होती है। द्विघात हल करने की भी 3 विधियां होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हमारी गुणनखंड विधि, जिनमें आपको पता है कि जो है हम x के जो अचर पद होता है, x में जो गुणांक होता है उसको आप 2 पार्टों में तोड़ लेते हैं। आगे हम इस चीज़ को कराएंगे आपको, ठीक है, 2 पार्टों में तोड़ लेते हैं, वो होता है गुणनखंड विधि। एक पूर्ण वर्ग विधि होता है, थोड़ी सी बड़ी विधि हो जाती है, लेकिन अगर एग्जाम में पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन आ गया तो फिर तो आपको जो है वो कंपलसरी आपको वो करना ही करना है। ठीक है ना, अन्यथा इसका इतना यूज़ वैसे होता भी नहीं है। गुणनखंड करने की सबसे बेटर विधि तो यही मानी जाती है गुणनखंड विधि, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे होता है कि गुणनखंड में कभी कभी फंस जाते हैं,
तो बिल्कुल फिर सबका तोड़ आपको क्या हो जाती है, द्विघाती समीकरण, जिसको आप श्रीधराचार्य जी बोलते हैं, जिसके आप श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं बच्चा। तो ये क्या हो जाएगी, द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 यदि है तो हमारा क्या हो जाएगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस के x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बच्चा, जो अंडर रूट के अंदर अब हमारा आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू क्या हो जाएगा, d के इक्वल होता है। d को बोलते हैं विविक्तिकर। मैंने इसमें नेक्स्ट खोला हुआ है, इसमें खोला हुआ है बच्चा, देखो विविक्तिकर d बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इन्हीं विधियों से हम इनको गुणनखंड विधि से और पूर्णवर्ग विधि से, द्विघाती विधि से, आपको तीनों अच्छी तरह से आने चाहिए, परफेक्ट विधि से। जब ये आप जो है क्या कर सकते हैं, इसके आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। तो द्विघात का लास्ट फॉर्मूला हो जाता है बेटा मूल वास्तविक। पहला है मूल वास्तविक और भिन्न होंगे यदि, कंडीशन क्या है, यदि हम कह देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविक्तिकर का जो मान है वो हमारा 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि 0 से बड़ा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे मूल क्या है, वास्तविक है और भिन्न है। वास्तविक है और भिन्न है कब, जब मूलों का जो मान है, ठीक है, सॉरी विविक्तिकर का जो मान है वो 0 से अधिक हो जाए बेटा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यदि विविक्तिकर का मान 0 के इक्वल हो यानी कि 0 के बराबर हो, तब हमारे मूल वास्तविक होंगे और समान हो जाएंगे बच्चा। ये हमारा दूसरा फैक्ट था। तीसरा फैक्ट इसमें क्या हो जाएगा, यदि हमारा विविक्तिकर का मान जो है वो क्या हो जाए, 0 से छोटा आ जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि हमारी 0 से छोटी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारा मूल वास्तविक नहीं होंगे और कोई हल भी नहीं होगा, या काल्पनिक मूल होंगे या अधिकल्पित मूल होंगे, किस भी आप इसमें रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि हमें तो केवल इतना ही जानना होता है इसमें कि मूल वास्तविक है अथवा नहीं है। आपको ये क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब बेटा हमारा 6 चैप्टर हो जाता है समांतर श्रेणी। आई होप कि ऊपर की सभी चीज़ें आपकी समझ में क्लियर होगी और मोटा मोटा हम उसमें रिविजन कर रहे हैं। इसमें भी 2-3 फॉर्मूले ही है, ज़्यादा इसमें फॉर्मूलाज होते नहीं हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर ए इसमें है तो उसे हम प्रथम पद कहते हैं। कोई भी श्रेणी जब हम स्टार्ट करते हैं, श्रेणी कैसे बनती है, मैं श्रेणी का विस्तार भी बना देता हूँ। श्रेणी बेटा होता क्या है, श्रेणी बनाते किस तरह से है। सबसे पहले तो हम प्रथम पद लेते हैं और इससे अगला पद क्या होता है हमारा a प्लस डी हो जाएगा बेटा, और इससे अगला पद हो जाएगा a प्लस 2d, इससे अगला पद a प्लस 3d। ये चीज़ें आगे तक हम कंटिन्यू रख सकते हैं, इस चीज़ों को आगे भी हम जारी रख सकते हैं। अब बोलोगे जी d कैसे लिख दिया, आपने यदि फॉर्मूला याद करा हो बच्चा, तो d हमारा होता क्या है, d होता है हमारा सर्वांतर। d हमारा होता है क्या, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, आप कोई भी पद ले लीजिए, उसमें से केवल पहले पद को छोड़ के आप कोई भी पद ले लेंगे, उसमें से आप उससे पहले वाला पद घटा दो। भाई जैसे मैंने a2 ले लिया, a2 से उससे पहले वाला पद घटा दो। आप a3 ले लो, a3 से उससे पहले वाला पद दूसरा बैठेगा, उसमें से यदि आप कैसे भी कर लेंगे तो हमारा d की वैल्यू निकल के आ जाती है, d की वैल्यू निकल के आ जाती है। अब नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला इसमें और हो जाएगा क्या, an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ऐसे आ जाता है कि आपको एक श्रेणी दे देता है, 50वां फॉर्मूला, 20वां पद, 50वां पद, 49वां पद, 80वां पद, 102वां पद, 1000वां पद। तो आप इसको बहुत आसानी से इससे ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है n पदों का योगफल, SN, n पदों का योगफल, यानी कि आपको एक सारणी दे देगा 50 पदों तक, उसको हमें जाना है लेके, और उसमें कह देगा कि आपको जो है इसका योग बताना है। तो तब हम इस कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 और बड़ा कोष्टक जारी रखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, यदि हमें केवल प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो और पदों की संख्या दी हो, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक a प्लस n। यहाँ एक चीज़ जानने वाली है कि L क्या है जी,
एल जो होता है वो हमारा अंतिम पद होता है बेटा। क्या होता है? अंतिम पद होता है। और ये जो है ए एन के इक्वल ही होता है। जो हमारा ए एन वैल्यू होती है ना, जैसे आपने यहाँ पे निकाला हुआ है ए एन, ये लगभग जो हमारा अंतिम पद ही होता है। श्रेणी का मैंने इस तरह आपको बता दिया कि श्रेणी आप किस तरह बना सकते हैं। अगर मैं केवल आपको ए और डी की वैल्यू दे दूँ तो आप श्रेणी आराम से बना सकते हैं ना भाई। आप इसके अनुसार आप आगे तक श्रेणी लेके जा सकते हैं। आप मैंने लिख दिया इसमें 1 2 3 4, आप 4 पद मैंने इसमें बनाए हैं। आप 10 बना लो, 20 बना लो, 100 बना लो, कितने ही बना लो, उससे हमें कोई मैटर इसमें करता नहीं है। हमें तो केवल फॉर्मूला याद रखना है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा निर्देशांक ज्यामिति। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें उसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन फॉर्मूलेज के हम इनको मतलब सरल करने में आपको कठिनाइयाँ तो होने ही वाली है। आई होप कि ये ना भी हो सकते हैं, ये होएगे भी आपसे नहीं। तो इसमें पहला फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। दूरी क्या होता है? दो बिंदु दे देते हैं x1 y1 x2 y2, और इन दोनों के बीच में हमें दूरी बतानी हो तो फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर जाते हैं? √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है, पूरे अंडर रूट में इसको हम लिखते हैं। ये होता है बीच की दूरी, यानी कि a और b यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है ये भाई। आप अगर नाप के देखोगे तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, यानी कि x2 में से x1 घटा देंगे और होल वर्क कर देंगे, y2 में से y1 घटा देंगे और होल वर्क कर देंगे। दूसरा आ जाता है खंड सूत्र। खंड सूत्र में क्या होता है? आपने एक लाइन खींच ली, ठीक है, उसके एक सिरे का जो निर्देशांक है x1 y1 है, दूसरे सिरे के x2 y2 है, दूसरे सिरे के क्या है x2 y2 है। और ये जो है ना, ये जो अनुपात है यहाँ तक से यहाँ तक का, ये रेशो में बटा हुआ है, यानी कि आप बिल्कुल मध्य में इसको नहीं मान सकते। अगर आप कहें कि ये 2 भाग है और ये 3 भाग है, ये 4 है, ये 5 है, मतलब कुल मिला के कहने का मेरा मकसद ये है कि ये एक दूसरे को जो है अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। दोनों अलग अलग भाग ये होते हैं। तो इनको हम किस तरह से दर्शाएंगे बच्चा? जो हमारा r होता है, r के निर्देशांक हम कैसे निकाल सकते हैं? तो r के निर्देशांक हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये जो हम दूसरा वाला क्या होगा? ये तो केवल x की बात हमने की भाई, x का मान निकल जाएगा यहाँ से। अब हमें y भी तो चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। तो ये आ जाएंगे हमारे r के निर्देशांक। इसमें r के जो है ना 2 ही निर्देशांक आएंगे, x और y। तो x निर्देशांक इससे निकल जाएगा और y निर्देशांक इससे निकल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एक होता है मध्य बिंदु सूत्र। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा भी फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है? एक रेखा है, एक रेखा को आपने बीच में से डिवाइड कर दिया, यानी कि समान भागों में उसको डिवाइड किया। भाई ये भी एक है, ये भी एक है, 5 है 5 है, 7 है 7 है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल r जो है ना हमारा इधर से भी और इधर से भी बिल्कुल मध्य में स्थित है। अगर r मध्य में स्थित है तो r के निर्देशांक सीधे सीधे बन जाएंगे x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। ऐसे ही हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भाई आपने अब तक बहुत सारे फॉर्मूले किए होंगे, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये कब लगाना है आपको, मैं वो भी आपको बता दूंगा। उससे पहले आपने 9th क्लास में हेरोन का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, लेकिन उसमें बेटा 3 भुजाओं की हमें माप दी हुई होती है। इसमें हमें माप दी हुई नहीं होगी। अगर माप दी हुई नहीं होगी तो हम उनको किस तरह से करते हैं? जैसे त्रिभुज है हमारा ए के निर्देशांक क्या हो गया x1 y1, डी के निर्देशांक क्या होंगे x2 y2, और सी के निर्देशांक क्या होंगे x3 y3। सी के निर्देशांक क्या होंगे x3 और y3। कंसेप्ट क्लियर है? अब इसको हम चलते हैं लेके फॉर्मूले की ओर। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 x1 लिखेंगे, कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अच्छा, हम इसको याद कैसे रखें जी? अब बोलोगे सर इसको याद भी तो करना सिखाओ हमें। तो याद किस तरह करना है भाई? याद हमें इस तरह से करना है 1 2 और 3।
सबसे पहले आप लिख लेंगे एक्स वाई वाई बाई एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई और एक्स वाई वाई। तो हम इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ एक्स लिख दिया ना, तो क्या करेंगे 1 2 3, अब एक को छोड़ दो, ये आ गया ना 1 2 3, एक को छोड़ दो, अब क्या करेंगे 2 3 1, 2 3 1, ठीक है 2 से स्टार्ट किया, अब किससे स्टार्ट करेंगे 3 3 2 सॉरी 3 1 2, तो 3 1 2। आपने हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना सिखा दिया जी, आपने हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना सिखा दिया जी, हम इसको कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर होगी चीज़ें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। यदि हमारा एक कंसेप्ट इसमें छोटा सा ही है, एक दो सवाल आ जाते हैं कि संरेख, यदि संरेख है तो उसमें होने की शर्त क्या होगी। कोई दो भुजाएं या संरेख एक ही रेखा पर या कोई दो बिंदु एक ही रेखा पर होने की शर्तें क्या होती है। शर्तें ये होती है जब संरेख हमारा हो जाएगा उसी रेखा पर हमारे और बिंदु भी हो, एक ही रेखा पर है तो वहाँ पे हमें क्षेत्रफल बनना तो है नहीं भाई। क्षेत्रफल होता है किन्हीं भुजाओं से, कोई लगभग 3 भुजाओं से तो घिरे, या दो भुजाओं से तो कभी कुछ गिरता नहीं है, कम से कम 3 भुजाओं से घिरता है, उसका आप क्षेत्रफल बना सकते हैं। जैसे आपके खेत भी होंगे, ज़मीन होगी, कहीं 4 चकोर है तो 4 भुजाओं से घिरा हुआ होता है, और त्रिभुज है तो 3 भुजाओं से घिरा हुआ होता है, तो तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर संरेख है तो संरेख में आपको कुछ नहीं करना है, आँख मीचो, और जो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल आया ना बेटा, इसके इक्वल में आपको क्या रख देना 0 रख देना है, बाकी वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे, बाकी वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। आई होप कि ये सारे जो है फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, इन्हें एक बार नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो बच्चा आज जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है 8वां चैप्टर है, जो 8वां चैप्टर है वो क्या है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अच्छा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हमें उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो हमें पता होना चाहिए, अन्यथा उन्हें हमें करने, जो उनके क्वेश्चन हैं उन्हें करने में बहुत ही आपको दिक्कत आने वाली है। तो उनको करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। 6 हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। तो इनको हम रखते किस तरह से हैं, जैसे साइन थीटा बराबर। अच्छा, हम उसको करने से पहले ये केवल एक समकोण त्रिभुज पे ही जो है वैल्यूएबल है, उसी पर हम इनको लगाते हैं। किस पे? समकोण त्रिभुज पे हम इनको रखते हैं। तो कैसे तरह करेंगे बच्चा? जो इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसको बोलते हैं हम कर्ण। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको बोलते हैं हम कर्ण। और जो इसके बराबर जो थीटा होता है, थीटा के सामने का कोण क्या होता है? लंब। और जो तीसरी भुजा होती है वो होती है हमारी आधार। कर्ण को आप के से डिनोट कर लेंगे, और लंब को आप एल से कर लेंगे, और आधार को आप ए से कर लेंगे। तो जैसे आप साइन थीटा बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको रखने के लिए भी आपको मैंने बताया था, आप अपने स्कूल से या कहीं से, अपने फ्रेंड से, अपने मित्र से, अपने टीचर से कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो आपको एक तरीका ये सिखाया हुआ है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। जैसे हमने रखा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। फिर रखेंगे हम कोस थीटा, तो कोस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। फिर टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। फिर कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो गया। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हमारा हो जाता है। ठीक है, लाल बटे कक्का से आप इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे भाई? एक दूसरे के मान में भी अगर आपको साइन का मान दे दिया, आपसे कोसेक की वैल्यू पूछ ली, तो आप इनको किस तरह से निकाल लेंगे? आपको बहुत सारे तरीके हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं त्रिभुज से, लेकिन एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। आप ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं भाई? साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? कोसेक होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/कोसेक। कोसेक को हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। टैन थीटा 1/कोट थीटा। सेक थीटा की बात करेंगे तो 1/कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा का आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो क्या होता है इसका विपरीत, कोस थीटा। कोसेक का क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। कोट का क्या हो जाएगा? 1/टैन थीटा।
और टेन थीटा की वैल्यू हमेशा ये सबसे ज़्यादा पूछ आता है। आप ये मानो कि ये लगभग जो आपके त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है कि टेन और कोट के आपकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साइन कोस में तोड़ देते हैं, इनको साइन में तोड़ देते हैं, साइन और कोस में आप तोड़ देते हैं। कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सब समीकाय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब समीकाय है। जो 3 सब समीकाय होती है आप इनको 3 से 9 बना सकते हैं भाई। आप उसको उठा के इधर लेके जाओ, साइन को उठा के 1 से उधर लेके चले जाओ। अगर कोस की वैल्यू चाहिए साइन को ले जाओ, अगर साइन की वैल्यू चाहिए तो कोस को लेके चले जाओ, ठीक है ना। तो आप इनसे इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बाकी होती क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। अब बहुत से बच्चे कन्फ्यूज ये हो जाते हैं कि जी यहाँ पे प्लस किया हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यों कर दिया। भाई ये फॉर्मूलाज है तो इनको हम कैसे रख सकते हैं ना। तो इनको आपको सिद्ध करना, सिद्ध भी होती है ये, लेकिन अभी तो फिलहाल हम फॉर्मूला ही याद कर रहे हैं ना। फॉर्मूला ही याद करना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और सी हो जाता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है। तो तीनों महत्वपूर्ण सब समीकाय है जो आपको याद करनी है बच्चा। अच्छा, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश बहुत इंपॉर्टेंट है। सब टीचर्स आपको कहीं इस वीडियो पे ही ये देखने को मिलेगा कि मैं चतुर्थांश आपको इतनी सी जगह में आपको क्लियर करा दूंगा। अन्यथा बच्चे क्या होता है, बहुत बड़े बड़ी जो उसके टेबल्स बना लेते हैं और वो उसको फिर एग्ज़ाम में उसको भूल जाते हैं। आज मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि मैं बहुत आसानी से आपको इसकी त्रिकोणमिति की टेबल जो है क्लियर करा दूँ। देखो जैसे कि इसमें होता है त्रिकोणमितीय चतुर्थांश कैसे होगा, हम यहाँ पे मानते हैं 0, 90, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 270, और फिर हम जब घूम के आते हैं तो यहाँ पे एक पूरा चक्कर हमारा हो जाता है, कितना हो जाता है 360। अच्छा, हम इसको रख लेते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको रख लेते हैं सेकंड, इसको रख लेते हैं थर्ड, और इसको रख लेते हैं बच्चा फोर्थ, ठीक है। करते कैसे है, देखो इसमें हम बात करें तो किससे, 360 से तो ज़्यादा भाई, 360 प्लस थीटा और 90 से कम, यानी कि 90 माइनस थीटा, ये दोनों इसमें बढ़ जाने हैं। इसमें आ जाओ, 90 से ज़्यादा है ना बेटा, 90 से ज़्यादा तो 90 प्लस थीटा, 180 से कम तो 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसमें आ जाओ, 180 से तो ज़्यादा पड़ेगा भाई, 180 से ज़्यादा इसमें जा रहा है ना, और 270 से कम इसमें रहने वाला है, 270 माइनस थीटा, तो ये भी इसमें है। इसमें कौन सा पड़ेगा, 270 से तो ज़्यादा तर प्लस थीटा, और 360 से कम तो 360 माइनस थीटा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है ASTC, ASTC, ऐसे होता है आर, ऐसे होता है स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, टी से होता है 10, और सी से हमारा हो जाता है क्लास। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा, ये आपको याद ही करना है बस, ASTC ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास। तो इसमें आप ए रख लेंगे, ए, इसमें रख लेंगे एस, इसमें रख लेंगे टी, और इसमें रख लेंगे सी। तो इसका मतलब होता है, ए का मतलब आल यानी कि सारे प्लस के, साइन कोस, मैं लिखता नहीं हूँ बेटा, 6 होते हैं ना, 6 के 6 क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसमें एस होता है साइन, और साइन के अपोजिट होता है हमारा कोसेक, तो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, और अदर क्या हो जाते हैं बेटा, अदर हो जाते हैं इसमें माइनस। साइन और कोसेक इसमें प्लस हो जाते हैं, और अदर 4 जो बचते हैं ना वो इसमें माइनस हो जाते हैं। इसमें कौन से प्लस होंगे, सीधे से दिख रहा है ना, 10, और 10 का अपोजिट क्या होता है, कोट। ये तो दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं, और अदर जितने भी इसमें बच्चा वे हमारे क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। इसमें आ जाएंगे, सी क्या हो जाएगा, सी से हमारा बन जाता है कोस, कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। ये दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं, और अदर इसमें हमारे माइनस होते हैं, अदर इसमें हमारे क्या हो जाते हैं, माइनस। फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो
90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए 270 यहाँ पे लिख देता है, के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। यानी कि अगर हमारा साइन है तो साइन का कोस हो जाएगा और कोस का साइन हो जाएगा। अगर हमारा कोट है तो कोट का क्या हो जाएगा, कोट का टैन हो जाएगा, टैन का कोट हो जाएगा। और यदि हमारा सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा बेटा, सेक का हो जाएगा कोसेक। और दूसरा क्या बच्चा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में आपको कुछ नहीं करना है भाई, 90 माइनस और 90 प्लस और 270 माइनस और 270 प्लस, इनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे। और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। यानी कि यदि साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस का कोस ही रहेगा, सेक है तो सेक का सेक रहेगा। थोड़ा नीचे स्पेस थोड़ा कम रह गया तो इस वजह से जो है मैं यहाँ नहीं लिख पाया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, जब हम इसमें सवाल करेंगे ना बेटा, आपको ये जानना है कि 360 प्लस थीटा कौन से में पड़ेगा। जी मैं आपसे बोलने लगूँ कि जी 400 बताओ मुझे कौन से में पड़ेगा, आप बोलोगे सीधा जी 360 से ज़्यादा है और यहाँ पे तो कितना हो जाना है 450, तो इसमें पड़ेगा। तो इसके अनुसार आप टेबल बना लेंगे, बस आप इसे फ़िलहाल याद करिए और इसे नोट करिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेबल बना लेते हैं बेटा, ठीक है, टेबल बना लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग में बेटा लास्ट कंसेप्ट है हमारा त्रिकोणमितीय टेबल्स। यानी कि त्रिकोणमितीय टेबल्स में जो साइन के, कोस के, टैन के, कोसेक के और डिग्रीज के जो मान होते हैं, जो अमूमन छोटे छोटे मान हैं जिनको आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम में बैठे हैं, आप 10th के एग्ज़ाम में इस बार बैठना है, या आप कोई सी भी क्लास में बैठ रहे हो, आप 9th में तो इस बार है नहीं, आप 10th में हो, 11th में हो, 12th क्लास में हो, आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। कैसे, मैंने देखो मेरा एक चैनल है नितिन स्टडी ग्राउंड, मैंने उसको डिटेल में बनाना बताया हुआ है कि आप किस तरह इसको बना सकते हैं। आप तो हम केवल मोटा मोटा पढ़ रहे हैं ना भाई, एग्ज़ाम सर पे है तो हम उसको डिटेल में इतना पढ़ेंगे भी नहीं, और सभी बच्चों ने जो है अच्छे से ये पढ़ भी लिया होगा, तो हम इतना डिटेल में इसको पढ़ने जाएंगे तो देखो समय ज़्यादा लगेगा। तो हम छोटे छोटे सी वैल्यूज़ की जान लेते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 का 1/2, 45 1/√2, 60 के √3/2, 90 का होता है 1। फिर कोस की वैल्यू है ना, इसको इस तरह से घुमा देंगे, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टैन की वैल्यूज़ क्या होती है, टैन होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि 0 को 1 से भाग कर देंगे, यह आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कट गया तो √3 बन जाएगा। और 1 को आप यदि 0 से भाग करेंगे ना, अगर 1 को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो बेटा हमेशा इस कंडीशन में आपको इन्फाइनाइट ही देखने को मिलेगा। कोट की वैल्यू ऐसे घुमा दो, इन्फाइनाइट √3, ठीक है, 1 और 1/√3 और 0। ऐसे ही सेक की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0, 2/√3, ठीक है। इसको हम ले लेंगे, सेक जो होता है ना वो कोस का अपोजिट होता है, तो 1 इसको ऊपर पहुँचा देंगे, नीचे √2 ऊपर, 2 ऊपर, ये 0। तो कोसेक की वैल्यू इन्फाइनाइट 2, इसको इस तरह से घुमा दो, चाहे आप साइन का उल्टा कर लो, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको पता होनी ही चाहिए, त्रिकोणमिति में मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसको नोट करना चाहते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा। तो बेटा 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे, मैंने आपको करा दिया था त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, उसमें जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैं सबको, उसमें फॉर्मूलाज थे, मैं सबको वे क्लियर करा चुका। आज अब जो नया चैप्टर है हमारा वो क्या है, त्रिभुज।
त्रिभुज में हालांकि बस ज़्यादा कुछ नहीं है, समरूपता के नियम है, थेल्स प्रमेय है और इनके छोटा छोटा है, ज़्यादातर प्रमेय है, आपने सबने करी भी होगी वो, तो उसमें इतने फॉर्मूलाज है नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी है मैं वो थोड़ी बहुत वो लेके आपको करा देता हूँ। कैसा? त्रिभुज की समरूपता। अच्छा, समरूप त्रिभुज होते क्या है? समरूप त्रिभुज होते क्या है? समरूप त्रिभुज होते हैं दो त्रिभुज जिनकी या तो कोण इक्वल हो, ठीक है, या उनकी भुजाओं में समान अनुपात हो। हम दो त्रिभुजों पे बात करते हैं। जैसे अगर हम मैं त्रिभुज ले लूँ इस तरह से त्रिभुज ले लूँ, तो बेटा यदि यहाँ पे हमारा 60 है, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे हमारा 80 है, ऐसा कुछ भी है मतलब, और इनके कोण या तो बराबर हो, कोण के बराबर हो, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कह जाएंगे? समरूप त्रिभुज। जैसे कि पहला है उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और उनकी भुजाओं यानी कि इसकी भुजा में जो रेशो, इसकी भुजा का जो रेशो है वो इस भुजा का इस भुजा के रेशो के इक्वल होगा, इस भुजा और इस भुजा के रेशो के इक्वल होगा, यानी कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ठीक है। तीसरा क्या है? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। अच्छा, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल में इतना कुछ है नहीं, बस आप ये ध्यान में रखें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, यानी कि इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इस भुजा के और इस भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या हो जाएगा? अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, और इससे ऐसा कोई जो बच्चा पढ़ रहा है ना 7वीं 8वीं से ही पढ़ता आ रहा है, वो जो मैथ पढ़ रहा है वो सभी इससे परिचित होंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हमारा क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा जो है ना, ये केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है बेटा, समकोण त्रिभुज में ही हम इसको यूज किया जाता है। जैसे इस तरह का त्रिभुज बनता है, ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 90 एंगल्स कोण बनता है, जिसमें 90 एंगल्स का कोण बनता है। तो ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें त्रिभुज का भी क्षेत्रफल यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि इसी प्रकार का त्रिभुज है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि लंब ही है बेटा। ये जो ऊंचाई हमारी है ना, ये हमारा लंब ही होता है। लंब और ऊंचाई कोई दिक्कत नहीं है, सेम होता है। समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? आपको नाम से पता चल रहा होगा ना, सम माने समान, बहुमिस भुजा, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। यानी कि इस तरह से ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तीनों भुजा बराबर होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा समबाहु त्रिभुज। उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्लियर हो रही है ना चीजें? नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये मोटा मोटा सा इसमें फॉर्मूला है बेटा। समरूप जो त्रिभुज होता है या त्रिभुज जो होता है, मोटे मोटे से ही कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम भी नज़दीकी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्त। अच्छा, वर्त क्या होता है? आपको वर्त और जो है गोले में, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जो गोला होता है वो तो बाह्य आवरण से यानी कि ठोस होता है, जैसे एक प्लास्टिक की गेंद होगी, रबड़ की गेंद होगी, ठीक है, उसको हम गोला बोलते हैं। और जो एक सर्किल होता है, जैसे एक रबड़ का टायर हो गया, जैसे टायर होते हैं ना आजकल साइकिल वगैरह में, मोटरसाइकिल में, उनके आर पार आप देख सकते हैं, तो वे हमारे सब क्या कहलाते हैं? वर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्त। तो वर्त हमारा इस तरह का होता है, ठीक है। वर्त का एक केंद्र होता है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, आर से डिनोट करते हैं। और जो ये पूरी दूरी होती है ये हमारा होता है व्यास। क्या होता है हमारा? व्यास, डायमीटर, इसको 2r लिख देते हैं, यानी कि त्रिज्या का दुगुना होता है। और ये जो बाह्य आवरण होता है ये, इसको बोलते हैं परिधि। बाह्य आवरण होता है, इसको क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक है। तो इसमें ये छोटा छोटा सा है। तो पहला इसमें फॉर्मूला क्या है बेटा? कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा कोण 360 गुना πr², πr²। दूसरा फॉर्मूला क्या है?
कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड चाप की लंबाई, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, 2 पाई आर। एक होता है वर्त का क्षेत्रफल, सभी इससे तो जानते ही होंगे, यानी कि पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है कितना स्थान इसने घेरा हुआ है, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की आप वैल्यू रख सकते हैं 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और ये होता है 3.14। दो वैल्यूज होती है पॉइंटों में, ये हो जाती है 3.14 और जो आप अपॉन में रखना चाहते हैं 22/7 इसकी वैल्यू निकल के आती है। नेक्स्ट है हमारा वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर, वर्त की परिधि 2 पाई आर। एक होता है वर्त का व्यास, वर्त का व्यास क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, क्या होगा वर्त का व्यास 2 गुना त्रिज्या। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, अगर मुझे बेटा त्रिज्या की मुझे बात करनी है तो त्रिज्या हो जाएगा, अगर आप व्यास को ना 2 से डिवाइड कर दो, व्यास को आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी त्रिज्या आएगी। तो ये 10 चैप्टर तक हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्षेत्रफल और आयतन पे। नेक्स्ट कहाँ पे चलेंगे क्षेत्रफल और, तो 11वां चैप्टर है बेटा हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि भिन्न भिन्न आकृतियाँ जो होती है, यानी कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, अर्धगोला और गोला, इन सभी को हम इसमें, इनके जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है, घनाभ की पृष्ठ कितने होते हैं, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे आप एक रूम में रहते हैं तो रूम में छत होगी, आपका फर्श हो गया और 4 दीवार हो गई, तो 6 इसमें पृष्ठ होते हैं, ठीक है। इस आकृति का ये होता है, इसमें हाइट होती है और बी हो जाती है, ये हमारी एल हो जाती है, यानी कि ऊंचाई। बी को बोलते हैं ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और एल को बोलते हैं लंबाई यानी कि एल, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इनके बीच में गुना का चिन्ह आपका होता है बेटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल मैं बात करूं दीवारों की, केवल चारों दीवारों की मैं बात करूं तो ये होता है 2h और कोष्ठक में l प्लस बी। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb प्लस bh प्लस hL, 2lb प्लस bh प्लस hL, ठीक है। ये होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 के 6 पृष्ठों का। बात करते हैं घन की। घन होते हैं, एक कमरा होता है चकोर, हाइट भी उतनी रहे, चौड़ाई भी उतनी रहे, लंबाई भी उतनी ही रहे। इसके में प्रत्येक भुजा कितने की होती है, एक ही होती है। प्रत्येक पृष्ठ की जो भुजा होती है एक ही होता है। आप ये छोटी सी बात ये समझ ले कि ये 6 वर्गों से मिलकर बनता है। कितने वर्गों से, 6 वर्गों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो 6 वर्गों से मिलकर बनता है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा की क्यूब। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल दीवारों की बात कर रहे हैं तो 4 भुजाएं होती है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि हम 6 के 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम 6 की 6 की बात कर रहे हैं तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। आप इसको 6 गुना ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि भुजाई तो ए होती है ना उसकी, तो भुजा की लेंथ वो इसमें दे देगा तो आप आसानी से उसका जो है आयतन वगैरह निकाल सकते हैं। बेलन क्या होता है, इस तरह का बेलन होता है। आप खाना बनाते हैं तो मम्मी बेलन से रोटी बनाती है ना, वही वाला बेलन है ये। जैसे आपके घर में टंकी होगी, है ना, और आपके घर में क्या हो गया भाई, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है बेलन तरह की। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बात बेलन की यदि करें तो यहाँ से ऊपर ये वाली दूरी इसको बोलते हैं हम आर, पूरी होती है ये हमारी क्या होती है हाइट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसकी पूरी ऊंचाई। हाइट और लेंथ सेम ही होती है भाई। अब बेलन खड़ा है तो ऊंचाई होगी, अब आप घेर दो तो उसकी लंबाई हो जाती है। इससे कोई इतना मैटर नहीं कर रहेगा इस चीज़ को। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। अगर 2 पाई आर एच की बात कर रहा हूँ केवल यहाँ पे, अगर मैं इधर से इसके वो निकाल लूँ, यहाँ का मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ, एक पूरे
मतलब बेलन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप बेलन को है ना बीच में से काटेंगे, उसे फैलाएंगे तो वो कितना स्थान घेरता है, तो वो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, जब आप दोनों सिरों को इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 2 वर्त है तो पाई आर स्क्वायर, इसमें हम 2 बार जोड़ देंगे तो उसका फॉर्मूला बन जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस आर। चीज़ें क्लियर हो रही है, बहुत सही। उसके बाद हम करेंगे बात शंकु की, बात करेंगे शंकु की। आप जन्मदिन में तो गए होंगे, किसी के जन्मदिन में जो टोपी पहनी जाती है, ठीक है, जोकर की टोपी होती है, और मतलब एक आइसक्रीम वाली जो होता है, आइसक्रीम होता है ना, उसको ऐसे डालते हैं, कौन बोलते हैं उसको, इसको भी इंग्लिश में कौन ही बोलते हैं, शंकु ही होता है ये। तो शंकु में ये वाली दूरी तो होती है बेटा हाइट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h होती है, और जो तिरछी तिरछी होती है इसको बोलते हैं l, और यहाँ केंद्र से ये वाली दूरी होती है हमारी क्या, r। तो इस पर ही हम बात करने वाले हैं, इस पर ही हम बात करने वाले। तो हो जाएगा शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यानी कि इसके अंदर का स्पेस जो होता है, यानी कि वायु जितना स्थान घेरती है उसको हम आयतन कहते हैं। वॉल्यूम, आयतन वॉल्यूम ही होता है। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल मैं शंकु के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि केवल यहाँ की ये वाला और ये वाला, इन वाले सिरों की बात करूँ, ठीक है। कौन है, कौन के चारों आपको पेंट कराना है, तो आप बोलोगे जी कितना क्षेत्रफल है उसका, कितना क्षेत्रफल बना, भाई आपको पेंट कराना है, उस पर कुछ भी वर्क कराना है, तो आप उसको, जिसने ये वर्क किया उसको मजदूरी तो देते हो ना, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सपोज करो हमें जैसे निकालना, हमने वो ढक्कन भी उस पर बंद कर दिया, शंकु पे हमने ढक्कन बंद कर दिया, तो उसको हमें बंद करना है, ढक्कन को हमें क्या करना है, बंद करना है। तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है बेटा, पाई आर एल। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर एल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथा और लास्ट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यानी कि अगर मुझे केवल ये दूरी निकालनी हो, मुझे केवल ये दूरी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा फॉर्मूला क्या है बेटा, शंकु का चिन्ह। अच्छा, शंकु के चिन्ह की हम बात करें, शंकु का चिन्ह क्या होता है, जब आप शंकु को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, शंकु को 2 हिस्सों में आपने काट दिया, तो उसका जो नीचे कटा हुआ भाग इस तरह का बन जाता है ना बेटा शंकु का चिन्ह। तो ये शंकु बनना था, हमने उसे ऐसे काट दिया, तो इसमें 2 त्रिज्या हो जाती है हमारी, ठीक है, 2 त्रिज्या हो जाती है। इसको तो मान लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक R1, और ये हो जाएगी हमारी R2, और जो इसकी हाइट है इसको h बोलते हैं, और ये हो जाएगी हमारी l। तो पहला इसमें फॉर्मूला क्या है, शंकु के चिन्हक का आयतन। क्या है, शंकु के चिन्हक का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h कोष्ठक में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो पहला फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2। तो ये शंकु के चिन्हक का आयतन हो जाता है। जब हम दूसरे की बात करते हैं, डी की, तो शंकु के चिन्हक का वक्र पृष्ठ होता है यदि मुझे इधर और इधर केवल पेंट कराना हो या मरम्मत का कार्य कराना हो इस तरह की आकृति में, तो उसके लिए शंकु के चिन्हक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कोष्ठक में R1 प्लस R2 इंटू एल। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एल की जो वैल्यू होती है ना बेटा, एल की वैल्यू ये होती है हमारी क्या, सी हो जाएगा शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h स्क्वायर प्लस कोष्ठक में R1 माइनस R2 का होल वर्ग, ठीक है। और दूसरी सबसे लास्ट का जो इसमें फॉर्मूला बन जाता है, शंकु के चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठ तो जो का तू ये वाला उठा लेंगे भाई, चलो इतना तो काम खत्म हो गया। लेकिन क्या होता है, इधर से भी बंद है और इधर से भी वो बंद है, दोनों तरफ से क्या है, बंद है। तो मुझे ये इसका भी और इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये भी वर्त है और ये भी वर्त है,
तो एक वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर। दोनों को हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, छिन्नक का। क्लियर हो रही है चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोला। अच्छा गोले के बारे में बात करें तो गोला होता है हमारा बिल्कुल ठोस, ठोस यानी कि बाह्य आवरण उसका घिरा हुआ होता है। बाह्य आवरण कैसे होता है, घिरा हुआ होता है। तो इसको किस तरह से दर्शाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। भाई एच तो होती नहीं है, गोले की ऊंचाई थोड़ा ना होती है, तो एच की जगह आप इसमें आर ही वैलिड रख लेते हैं और आर ही मानते हैं, तो आर की घात कितनी हो जाएगी 3। बी क्या हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें वक्र पृष्ठ होता नहीं है, ठीक है, केवल संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो क्या हो जाता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अर्धगोला, अर्धगोला होता है आधा गोला, अर्धगोला होता है आधा गोला। तो इसमें पहला फॉर्मूला बन जाता है आधे गोले का आयतन 2/3 पाई आर की क्यूब। आपने ये याद कर लिया ना, तो 4 का आधा कितना हो जाता है 2, तो 2/3 पाई आर की क्यूब हो जाता है। बी होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, आधे गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। भाई ये 4 है तो आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें एक थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि जब गोला कटा हुआ हो तो हमें गोले के यहाँ पे भी तो वर्ग कराना होगा। भाई आधा गोला है तो यहाँ पे भी तो हमें वर्ग कराना है उसके, तो वर्ग होगा तो इस वर्ग का क्षेत्रफल इसमें और ऐड कर देंगे। भाई 2 पाई आर स्क्वायर ये था और हम इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे जितने भी मतलब आकृतियाँ थी जो मैन 10th क्लासेस के लिए है, उन सभी आकृतियों का समावेश पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में मैंने करा दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा एक टॉपिक और बच जाता है हमारा, एक चैप्टर और है, वो है हमारा क्या सांख्यिकी। आप इसे नोट करिए, फिर सांख्यिकी की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए सांख्यिकी की। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है बेटा हमारा 12वां चैप्टर है सांख्यिकी। 12वां चैप्टर हमारा क्या है सांख्यिकी। इसमें 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं बेटा। कौन कौन सी, एक तो समांतर माध्य होता है, एक माध्यक जिसे हम माध्यिका भी बोलते हैं, एक बहुलक। ठीक है, 3 चीज़ों का हम इसमें अध्ययन किया करते हैं। तीनों के लिए हम फॉर्मूले लेके आए हैं। इसमें क्या होता है समांतर माध्य, पहला क्या है समांतर माध्य यानी कि x बार क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या हो जाएगा समांतर माध्य x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब c क्या हो जाएगा समांतर माध्य x बार a प्लस सिग्मा एफ एक्स सॉरी एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसको बोलते हैं हम कल्पित माध्य विधि। ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए यूज की जाती है। इसको लघु विधि भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, और पग विचलन विधि भी हम इसको कहते हैं। कौन सी, ये वाली a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या होता है, ए होता है हमारा कल्पित माध्य। ठीक है, ए होता है हमारा कल्पित माध्य और डी होता है हमारा विचलन। डी क्या होता है हमारा विचलन। तो तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो सवाल के अनुसार आपको इसको लगाने हैं। ठीक है, और ये बेटा मोटा मोटा ही है, आप ये मत सोचो कि डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, आपको मोटा मोटा से ही कराया जा रहा है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो रिवीजन के लिए कराया जा रहा है। माध्यिका या माध्यक एक ही बात होती है, या माध्यिका आप कह लो या माध्यक कह लो। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक होता क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक होता क्या है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक क्या हो जाएगा, यदि पदों की संख्या जैसे हमने दे दी 2 3 4 5 1 2 3 4, यदि पदों की संख्या क्या है विषम है, आपने इसमें 7 भी डाल दिया, तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या है विषम है, तो हम माध्यिका का फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2 वे पद का मान, यानी कि n 1 2 3 4 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 और तीसरे पद का मान क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये माध्यक होता है। और यहीं कहीं ना कहीं पे यदि पदों की संख्या क्या हो जाए आपकी यानी कि सम हो जाए, तो माध्यिका क्या होती है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान अपॉन पूरे के बटे हो जाएगा 2। कब, जब पदों की संख्या होती है हमारी सम। चीज़ें क्लियर हो रही है ना, चीज़ें क्लियर हो रही है ना। अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक क्या होता है, बराबर होता है L + n/2 CF/F × H। आप बोलोगे जी n/2 L/2 ये इनके बारे में तो बताइए,
एल क्या होता है हमारा, एल होता है बेटा निम्न सीमा, निम्न सीमा यानी कि माध्यक वर्ग की जो वर्ग अंतराल होगा उसमें ऐसे सीमा दी जाती है, जैसे 10 से 20 दी जाएगी ना, तो इस वाले को आप बोलेंगे क्या, निम्न सीमा। ठीक है। n/2 क्या होता है, मध्य पद, n/2 होता है हमारा मध्य पद। ठीक है। CF क्या होती है, संचय जो जिसमें मध्य पद पड़ता है उससे पहले वाले की संचयी बारंबारता, उससे पहले वाले की संचयी बारंबारता। ठीक है, उससे पहले वाले की संचयी बारंबारता। H बराबर क्या होता है, उच्च सीमा, उस सीमा माइनस के निम्न सीमा, उस सीमा माइनस के निम्न सीमा। तो ये चीज़ें हमें इसमें पता हुई होनी चाहिए। तो ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या यूज़ करेंगे, L + n/2 - का CF/F, और पूरे कोष्टक में बंद करने के बाद गुना में क्या लिख देंगे, H। H होता है हमारा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और एक बहुलक और रह गया है, बहुलक को और कर लेते हैं। तो इसका सांख्यिकी का लास्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। क्या हो जाएगा बच्चा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। एक ही इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बहुलक L + कोष्टक में F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 इंटू F2 पूरे कोष्टक में हो जाएगा गुना H। अब जहाँ पे L क्या है हमारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 क्या है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F0 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 क्या है, सॉरी F0 जो इसमें एरर से भैया ये सुधार लो जरा इसको। ये F1 क्या है हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता, F क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, और F0 क्या है बहुलक वर्ग से पहले वाली, बहुलक वर्ग से पहले वाली बारंबारता। ठीक है बेटा, पहले वाली बारंबारता। और ये क्या हो जाएगी बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग से जो बाद वाली बारंबारता है ना उसकी बारंबारता को आपको यहाँ लिखना है। H क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, H बराबर क्या हो जाएगा उच्च सीमा माइनस के निम्न सीमा। तो ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला बन जाता है। और लास्ट चैप्टर करेंगे 13 प्रायिकता, लास्ट चैप्टर करेंगे 13 प्रायिकता। प्रायिकता में आपको कुछ नहीं होता, मोटा सा ही है, बल्कि इस बार के सिलेबस में तो ये है भी नहीं, हम 2022 की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि 2023 के बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें प्रायिकता है ही नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर P अनुकूल प्रकार अपॉन कुल प्रकार। यानी कि यदि आपने 10 बार किसी सिक्के को उछाला, आपको पूछा जाए कि हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, या अब एक बार आपने सिक्के को उछाला कि हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी या चिताने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो वो होती है 1/2, क्योंकि अनुकूल प्रकार तो चित तो एक ही बार आ सकता है ना, और कुल प्रकार कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो अनुकूल प्रकार अपॉन कुल प्रकार। तो घटना घटने की प्रायिकता की हम बात करें, 1 माइनस घटना न घटने की प्रायिकता, घटना न घटने की प्रायिकता, घटना न घटने की प्रायिकता। तो घटना घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस घटना न घटने की प्रायिकता। ये हो जाएगा PE बराबर 1 माइनस PE नहीं, जो नहीं का सिंबल्स होता है अगर आपने ऊपर बार कर दिए ना तो ये नहीं हो जाता है। तो इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, प्रायिकता हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैं बात कर रहा था 2023 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है और वो भी मुफ्त में मिल रही है तो फिर कुछ जाता थोड़ा ना है भैया। तो आपको ये चीज़ सीख लेनी है। और यहीं पे हम इस वीडियो का भी अंत करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, लेकिन ये है कि मैंने एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट करने का प्रयत्न किया है। और बस शायद पहली वीडियो इस चैनल पे यही डलेगी और यही जारी है। तो आप अपना जो है सपोर्ट चैनल को ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।